नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने वाले हैं हंटर शिक्षा आयोग, वैध शासन, सैडलर आयोग और रोलेट एक्ट 1919 के बारे में। तो अंत तक बने रहिएगा। हंटर शिक्षा आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी 1882 में। तो 1880 से 1884 का काल है लॉर्ड रिपन का। 1882 में हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में हंटर शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। तो चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र था उसमें उसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई उसकी समीक्षा के लिए हंटर आयोग जो है वो नियुक्त किया गया था। इस आयोग में 8 भारतीय सदस्य भी थे। हंटर शिक्षा आयोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए सीमित किया गया था। तो हंटर शिक्षा आयोग में 8 तो भारतीय सदस्य थे और प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए इसको नियुक्त किया गया था। आयोग के सुझाव, तो हंटर शिक्षा आयोग ने क्या सुझाव दिए? इन्होंने कहा कि हाई स्कूल में 2 प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। एक तो होनी चाहिए व्यावसायिक शिक्षा और एक होनी चाहिए व्यापारिक शिक्षा। दूसरी जो साहित्यिक शिक्षा है वो भी दी जाए ताकि विश्वविद्यालय में प्रवेश जो है वो आसानी से मिल जाए। तो हंटर शिक्षा आयोग ने हाई स्कूल के लिए कहा कि व्यापारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, साहित्यिक शिक्षा, ये तीनों प्रकार की शिक्षा दी जाए। प्राथमिक स्तर के लिए उन्होंने कहा कि स्थानीय भाषा और उपयोगी विषय की शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। तो प्राथमिक स्तर के लिए स्थानीय भाषा और उपयोगी विषय की शिक्षा की व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा। हंटर आयोग ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों का भी स्वागत होना चाहिए, लेकिन प्राथमिक शिक्षा उसके बगैर भी दी जाए, यानी कि सरकार द्वारा भी की जाए। तो उसके लिए क्या किया गया? जिला और नगर बोर्डों को जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का नियंत्रण है वो सौंप दिया गया। किनको सौंपा गया? जिला और नगर बोर्डों को। अब बात करेंगे द्वैध शासन की। तो द्वैध शासन पद्धति की व्यवस्था जो है वो एक संवैधानिक व्यवस्था थी और ये सिद्धांत सबसे पहले अंग्रेज लियोनेल कर्टिस ने प्रतिपादित किया था, जो बहुत दिनों बाद तक राउंड टेबल का संपादक रहा था। और ये जो सिद्धांत था द्वैध शासन पद्धति का, ये 1919 ईस्वी के भारतीय शासन विधान में लागू किया गया। तो याद रखिएगा, द्वैध शासन 1919 में लागू किया गया, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हुआ। अंग्रेजों का इसके बारे में ये कहना था कि ये जो द्वैध शासन पद्धति है ये भारतीयों को नेतृत्व का प्रशिक्षण देने के लिए, लेकिन वास्तव में क्या था? ये पद्धति जो थी द्वैध शासन की, ये भारतीयों की क्षमताओं पर एक भीषण आघात था। मतलब प्रांत में 2 प्रकार की शासन की व्यवस्था की जाएगी, एक तो गवर्नर संभालेगा और एक प्रांत में जो मंत्री हैं वो संभालेंगे। तो इस पद्धति के अनुसार क्या था कि प्रांतों में शिक्षा, स्वायत्त शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, कृषि और सहकारिता आदि विभागों का जो प्रशासन था वो मंत्रियों को हस्तांतरित कर दिया गया। ये मंत्री कौन थे? ये मंत्री थे प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के प्रति ये उत्तरदायी होते थे। अब दूसरी ओर क्या किया गया? राजस्व, कानून, न्याय, पुलिस, सिंचाई, श्रम, वित्त आदि विभागों का जो प्रशासन था वो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों के लिए सुरक्षित कर दिया गया। तो एक तरफ तो मंत्री संभालेंगे और एक तरफ गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य संभालेंगे। ठीक है, तो ये थी द्वैध शासन पद्धति। अब बात करेंगे सैडलर आयोग की। सैडलर आयोग का गठन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में किया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए सैडलर आयोग 1917 में गठित किया गया और इसका नेतृत्व किया डॉक्टर M.E. सैडलर ने। ये जो आयोग था सैडलर आयोग, इसमें 2 भारतीय भी थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। ये 2 भारतीय सदस्य थे, साथ में सैडलर थे। इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक स्नातकोत्तरीय शिक्षा पर भी अपना मत व्यक्त किया। ठीक है, इसके बिंदु जो है वो इस प्रकार हैं। सैडलर आयोग ने 1904 ईस्वी के विश्वविद्यालय अधिनियम के कड़े शब्दों में निंदा की। आयोग ने अपने सुझाव भी दिए जो निम्नलिखित थे।
ठीक है। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम के कड़े शब्दों में सैडलर आयोग ने निंदा की और सुझाव दिए कि इंटर और उत्तर माध्यमिक परीक्षा को माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के मध्य विभाजन रेखा माना जाना चाहिए। इंटर और उत्तर माध्यमिक परीक्षा जो थी उसको माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा के मध्य विभाजन रेखा मानना चाहिए। स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। ऐसी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का सुझाव दिया गया जो इंटरमीडिएट महाविद्यालय कहलाएं। ये महाविद्यालय चाहे तो स्वतंत्र रहे या फिर हाई स्कूल से संबद्ध हो जाएं। उसके अलावा जो सैडलर आयोग था उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं के प्रशासन के लिए माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्माण की सिफारिश की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सैडलर आयोग ने कहा था कि माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो निर्माण है उसकी सिफारिश की थी। इंटरमीडिएट के बाद स्नातक स्तर की शिक्षा 3 साल की होनी चाहिए। इंटरमीडिएट के बाद स्नातक की शिक्षा 3 साल की होनी चाहिए, ये भी सैडलर आयोग ने कहा। और सैडलर आयोग ने पास तथा ऑनर्स व साधारण तथा प्रवीण्य पाठ्यक्रम शुरू करने का भी सुझाव दिया। विश्वविद्यालय को यह सुझाव भी दिया कि बहुत सख्त नियम न बनाए जाएं। प्राचीन संबद्ध विश्वविद्यालयों की जगह पूर्ण स्वायत्त आवासीय और एकात्मक स्वरूप के विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव भी सैडलर आयोग ने दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कार्य के भार को कम करने के लिए आयोग ने ढाका में एकाकी विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया और सैडलर आयोग ने ढाका और कलकत्ता विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षा विभाग खोलने की भी सलाह दी। ठीक है, अब इसीलिए ये आयोग बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस आयोग ने व्यावसायिक कॉलेज खोलने की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया, पहली बात। दूसरी बात कि सैडलर आयोग के सुझाव पर उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये काम हुए सैडलर आयोग की वजह से। अब बात करेंगे रोलेट एक्ट 1919 का। 8 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने, राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रोल्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति की थी। कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए गए। इन विधेयकों को रोलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जाना गया। तो रोलेट एक्ट में की गई व्यवस्था के अनुसार मजिस्ट्रेटों के पास ये अधिकार है कि वह किसी भी संदेहास्पद स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके मुकदमा चला सकता है। ठीक है, ये किसमें कहा गया? रोलेट एक्ट में कहा गया। अपने इस अधिकार के साथ अंग्रेज सरकार किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। इस प्रकार कैदी को अदालत में प्रत्यक्ष उपस्थित करने अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण के कानून को निलंबित करने का अधिकार सरकार ने रोलेट कानून से प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो क्या था कि किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध मानकर उसको जेल में डाला जा सकता था और निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकते थे रोलेट एक्ट के माध्यम से, और बंदी प्रत्यक्षीकरण के कानून को निलंबित करने का अधिकार सरकार ने रोलेट एक्ट से प्राप्त किया। और इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा गया। क्या कहा गया? रोलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। इसके साथ ही काला अधिनियम और आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो रोलेट एक्ट 1919 का एक नाम है काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस एक्ट का पुरजोर विरोध किया और ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा हंटर शिक्षा आयोग, द्वैध शासन, सैडलर आयोग, रोलेट एक्ट 1919। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।